हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सनी और आज हम कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे। वह जो ज़्यादा नहीं जानता है कि 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था, और 1990 में कहना सही नहीं होगा, 1980 से 1990 के बीच कश्मीर में क्या हुआ था। मेरा ये मानना है कि इतिहास जो है वो तथ्यों पर होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ, ताकि मैं तथ्य जो कि हैं, जिनके बारे में जो कश्मीरी पंडित भी जिन्हें मानते हैं और जो सरकारी रिकॉर्ड्स में भी हैं, सोशल मीडिया और पुराने न्यूज़पेपर्स में भी उपलब्ध हैं, उनके आधार पे आपकी समझ को मैं बढ़ा सकूं कि आखिर क्या हुआ था और क्यों हुआ था। क्या हुआ था ये तो आपको पता चल ही जाएगा फ़िल्मों को और किताबों को पढ़ के, पर उसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी और वो वहाँ तक परिस्थितियाँ क्यों पहुँची, ये ट्रिगर पॉइंट कैसे आया, ये आज हम साथ में मिलके जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर को समझने की ज़रूरत है। कश्मीर के बारे में हमारी, आपकी और मेरी समझ काफ़ी कम है। कश्मीर को हम नहीं जानते कि वो किस तरह की जगह रही है और किस परिस्थितियों में वो भारत से उसका विलय हुआ है। तो कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे, उनका नाम था हरी सिंह, और वो जो कश्मीर रियासत थी उसकी 3/4 आबादी थी मुसलमान। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनने का ऐलान हुआ, सभी रियासतों को ये अंग्रेज़ों ने आज़ादी दी कि वो भारत में भी मिल सकते हैं या पाकिस्तान का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो चूँकि कश्मीर बॉर्डर एरिया था और उसका बॉर्डर पाकिस्तान और भारत दोनों से मिलता था, और बहुत से व्यापारों पे के कारण उसकी निर्भरता पाकिस्तान पे ज़्यादा थी, और आबादी भी 3/4 आबादी मुसलमान थी, तो पाकिस्तान को ये लगता था कि देर सवेर कश्मीर का जो राजा है वो हमसे ही विलय करेगा। पर कश्मीर के राजा को भारत में विलय की ज़्यादा इच्छा थी, पर वो इस फैसले को लेके दुविधा में थे, और इस दुविधा के बीच ही 25 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया। जब कश्मीर पे हमला हुआ तो वहाँ के राजा उस समय घाटी में ही थे कश्मीर में, और वो वहाँ से अपने लोगों के साथ भागे और वो श्रीनगर पहुँचे, और श्रीनगर पहुँच के उनने ये बताया कि हम पे हमला हो गया है और पाकिस्तान कब्ज़ा कर लेगा। फिर उनने भारत से संपर्क किया, भारत की सरकार से संपर्क किया, और 27 अक्टूबर को जो भी उनके बीच बातें हुई होंगी, उसके 27 अक्टूबर को भारतीय सेना कश्मीर पहुंची और उसने वहाँ पे पाकिस्तानियों को खदेड़ा, पर वो पूरी तरह से खदेड़ नहीं पाई। भारत की भी उस समय स्थिति लड़ने लायक थी नहीं, और उनने ऐसी चोटियों पे और ऐसे क्षेत्रों पे कब्ज़ा कर लिया था पाकिस्तानियों ने जिससे उन्हें हटाना मुश्किल हो रहा था। और नेहरू उस समय यूएनओ पहुँचे और वहाँ पे सीज़ फायर की बात हुई। ये किसी और दिन, इस पे मैं विस्तार से एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कश्मीर भारत में कैसे विलय हुआ और कैसे पीओके बन गया भारत को धोखा देके। इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। पर जब ये परिस्थिति आई तो कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को भी इस बात से नाराज़गी थी पाकिस्तान से कि उसने उन पे हमला किया और कब्ज़े की कोशिश करी। 1951 में चुनाव हुए कश्मीर में, और उसमें भी उनने भारत में रहना और भारत उस संविधान को मानने की इच्छा जाहिर करी। तो इन सब परिस्थितियों के बाद 1990 में ये कैसे हुआ, इस पे अब हम विचार करेंगे कि कश्मीर हम में जुड़ गया, और कश्मीर के लोगों को इस बात की खुशी थी कि भारत ने उस पे हमले होने से बचाया, और वहाँ पे लोकतांत्रिक एक सरकार का गठन हुआ। इसके बाद वहाँ पे कई ऐसे गुट उठे इस दौरान 1960 के बाद और 90 के पहले, जो कश्मीर को लिबरेट करना चाहते थे, कश्मीर को चाहते थे कि वो आज़ाद हो जाए। शांति प्रिय तरीके से चुनावों में हिस्सा लेके, इन अलग अलग तरीक़ों से, और कुछ ने हिंसा करके भी अपनी बात को रखने की कोशिश की कि हम कश्मीर को आज़ाद चाहते हैं। और उसके बाद जब इसमें टर्निंग पॉइंट आता है 1987 का, 1987 का इलेक्शन। कश्मीर में इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे उस इलेक्शन के पहले भी बहुत कुछ होता है। वहाँ पे जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद जो उनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो आज़ादी के बाद से उस समय तक वहाँ पे एक बड़ी पार्टी थी और दूसरी पार्टी वहाँ कांग्रेस थी, और ये दोनों बारी बारी जीतते रहते थे।
और इनका अलगाववादी नेताओं से कोई संपर्क नहीं था। ये दोनों ही भारत में मिले रहने की विचारधारा को रखते थे। फ़ारूक अब्दुल्ला के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो उनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके दो भाग हो जाते हैं। जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं उनके जीजा जी अपनी पार्टी तोड़ लेते हैं और वो अपनी एक सरकार गठजोड़ वाली बना लेते हैं कुछ समय के लिए, जो सरकार आगे चल के गिर जाती है। उसके बाद 1987 में चुनाव होते हैं और इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों हाथ मिला लेते हैं। और क्योंकि वो दोनों ही सबसे बड़ी पार्टी रहे हैं वहाँ पे, कश्मीर में थे अब तक, तो उनको ये लगता है कि ये तो हम ही जीतेंगे, हमारे विरोध में तो कोई ऐसा है नहीं, कुछ होंगे इंडिपेंडेंट जो लड़ेंगे पर वो उससे उन्हें कोई ख़तरा नहीं होगा। पर इस दौरान ही वहाँ पे एक फ्रंट सामने आता है, MUF, और ये इसमें बहुत से अलगाववादी नेता और ऐसे नेता जो कश्मीर को आज़ाद करने की विचारधारा रखते हैं वो इससे जुड़ते हैं। और अचानक से कश्मीर में चुनाव को लेके रुचि बढ़ जाती है वहाँ के लोगों में, क्योंकि ये जो नए लोग आते हैं ये अलगाववादी विचारधारा के हैं और ये इस विचारधारा को रखते हैं कि नहीं, कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए और उसके तहत वहाँ पे अगर वहाँ की जनता चाहती है तो कश्मीर एक आज़ाद देश घोषित हो जाए। हालांकि वो ये बात खुल के चुनाव में नहीं कह रहे थे, पर उनकी विचारधारा यही थी और वो भी इस चुनाव को लड़ते हैं। और इस चुनाव में भारत की जो समाचार पत्रिकाएं हैं और जो पत्रकार हैं वो, और इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं वो भी, उनका कहना है कि इस चुनाव में बहुत धांधली हुई, चुनाव के नतीजे घोषित करने में देरी की गई। और इस प्रकार से, क्योंकि केंद्र सरकार को ये डर था कि अगर ये अलगाववादी नेता जीत जाते हैं तो कश्मीर में जो शांति है और जो कश्मीर में अभी तक भारत के साथ बने रहने की विचारधारा है वो ख़त्म हो जाएगी। खैर, जो भी विचार रहे हों, उनने इस चुनाव में धांधली की और इस धांधली के चलते वहाँ के लोगों में जो लोकतंत्र को लेकर रुचि थी वो ख़त्म हो गई। उनको लगा कि हमको किसी को भी वोट दें, जो भारत सरकार और जो दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार चाहती है कश्मीर में वही होगा, तो हमारा वोट देने का कोई मतलब नहीं। और इसके बाद ही जो MUF बना था एक फ्रंट, उसके बहुत से नेताओं ने हथियार उठा लिए, वो आतंकवादी बन गए और हिंसा कश्मीर में शुरू हो गई। कि ठीक है, यहाँ पे कश्मीर में जो रह रहे लोग हैं उनका विचार ये हो जाता है कि कश्मीर को भारत वो आज़ादी नहीं दे रहा है, वो उनके पास वो हक नहीं है, वो राइट्स नहीं है जो कि उसके पास होने चाहिए। और यहाँ से पाकिस्तान को मौका मिल जाता है कि वो फंडिंग शुरू कर देता है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम की एक गुट उठता है जिसको फंड पाकिस्तान करता है और वो हिंसा शुरू कर देते हैं। और ये जो हिंसा शुरू हुई ये धर्म के आधार पे नहीं हुई, ये हिंसा शुरू हुई भारत समर्थकों के खिलाफ। तो जो शुरुआती हिंसा हुई, आप अलग अलग किताबें पढ़ सकते हैं इस बारे में, मैं आपको उनके नाम डिस्प्ले कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में अगर मैं डाल पाया तो मैं ज़रूर से डाल दूंगा। और जब शुरुआती दौर में ये हिंसा शुरू हुई 1989 में, तो ज़्यादातर हमले किए गए BSNL के अधिकारियों पे, ज़्यादातर हमला किया गया जो IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो वहाँ पे अधिकारी कर्मचारी हैं, जो वहाँ पे लोग हैं जो कि केंद्र को जानकारी देते हैं, जो सीक्रेट सर्विस में काम करते हैं भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और केंद्र के जो सेना के और CRPF के जो बड़े अधिकारी हैं उन पे हमले शुरू हुए। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण था इन हिंसाओं के पीछे, वो था भारत बनाम आज़ाद कश्मीर, इन दो विचारधाराओं का। और सीधी सी बात है, जो कश्मीर में रहने वाले हिंदू थे और जो दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे वो भारत में रहना ही चाहते थे कि हम भारत का हिस्सा रहें। और इसलिए ये जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, इसके टारगेट पे जो कश्मीरी पंडित हैं वो भी आ गए। बेशक उनने इसका बहुत खामियाजा भुगता और बहुत टॉर्चर किया गया, और कई क्षेत्रों में ये हुआ कि वहाँ के लोग इसको धर्म से जोड़ के देखने लगे। जो वहाँ पे पड़ोसी था, जो पड़ोसी अगर मुसलमान है तो उसने हिंदू से बातचीत बंद कर दी। और कई ऐसे वाक़या भी हमने
सुने पढ़े और इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ पे कि अलगाववादी और ये आतंकवादी ढूंढने आए और घर के लोग छिपे हुए थे। फिर पड़ोसी ने बता दिया कि नहीं, वो फलानी फलानी जगह छिपे हैं, या वो चावल की बोरी में छिपे हैं, या तहखाने में छिपे हैं, और फिर उन्हें जाके मार दिया। ऐसे वाक़या भी हुए, और ऐसे वाक़या भी हुए जिसमें मुसलमान पड़ोसियों ने अपने पंडित पड़ोसियों को बचाया हो। ऐसे भी बहुत से वाक़या हुए जहाँ पे बच्चों को छिपा लिया उनने, अपने बच्चे बताए और उनको अपने घरों में रख लिया। घर के दरवाज़ों पे औरतें खड़ी हो गईं कि हम अपने घर में घुसने नहीं देंगे, और इस तरह के भी वाक़या हुए। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये हिंदू बनाम मुसलमान नहीं था कभी भी। ये आज़ाद कश्मीर और कश्मीर को भारत का हिस्सा रखने के बीच की बात थी। और इस बीच कई हत्याएं हुई, हिंदुओं की भी हुई, मुसलमानों की भी हुई। पर हाँ, कई क्षेत्रों में इसमें हिंदू बनाम मुसलमान का भी रूप लिया, जो कि देश और दुनिया के हर क्षेत्र में इस तरह की बातें, जब कुछ हमले होते हैं, जब महाराष्ट्र में किसी बिहारी को मारा पीटा जाता है तो कई बार ये मराठी बनाम बिहारी बन जाता है, ये इंसान बनाम इंसान नहीं रह जाता। कई बार लोग नहीं उठ के खड़े होते किसी के साथ देने के लिए, पर कई बार उठ के खड़े भी हो सकते। तो इस तरह के अलग अलग वाक़या कश्मीर में भी हुए। और लगभग जिस तरह से अलग अलग हम डाटा देखते हैं, लगभग 600-650 कश्मीरी इस दौरान मारे गए। 2 सालों में 600-650 के लगभग कश्मीरी पंडित मारे गए। और उसके बाद 19 जनवरी को कहा जाता है, जैसा कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और अलग अलग इंटरव्यूज़ में हम देखते हैं कि 19 जनवरी को जो वहाँ की तत्कालीन सरकार थी उसको डिसॉल्व कर दिया गया और वहाँ पे केंद्र शासन लगा दिया गया। और 19 जनवरी 1990 की रात को फिर वहाँ पे रैलियाँ निकलीं, बहुत से अलगाववादी नेताओं ने रैलियाँ निकाली, और उसके बाद वहाँ के कश्मीर में रहने वाले पंडितों को ये लगा कि अब यहाँ रुकने से हम अपनी जान का नुकसान उठाना पड़े। जब तक हम छिटपुट हमारे ऊपर हमले होते हैं या हमको नीचा दिखाया जाता है, बात अब इससे ऊपर बढ़ सकती है। और उसके बाद वो वहाँ से निकलना शुरू हो गए। उस समय जो वहाँ गवर्नर बने जगमोहन, उनने भी उन पे भी ये आरोप लगते हैं कि उनने प्रयास नहीं किया कि वो कश्मीरियों को ये भरोसा दिला सकें, कश्मीरी पंडितों को, कि वो यहाँ रुक सकते हैं। और एक पक्ष ये भी है कि वो ये कहता है कि तब तक बातें इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उनको भरोसा दिलाते भी तो लोग नहीं रुकते। दोनों ही पक्ष हैं, और जिनने इन परिस्थितियों को झेला है वही इसके बारे में अधिक बता पाएंगे। तो इस प्रकार से 1990 के बाद से वहाँ से कश्मीर में जो रहने वाले पंडित हैं, उन्होंने वहाँ से पलायन शुरू कर दिया। पर क्या ये पलायन 1990 के पहले नहीं हो रहा था? ये 1990 के पहले भी ना सिर्फ पंडित बल्कि वहाँ रहने वाले मुसलमान भी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ नौकरियाँ कम थीं। वहाँ पे जो ये अलगाववाद और आतंकवाद बढ़ रहा था, इसके कारण वहाँ कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही थी, और सिचुएशन ख़राब होने के कारण कोई भी सभ्य व्यक्ति वहाँ रहना नहीं चाह रहा था। बच्चों पे गलत असर पड़ रहा था, अगर वो मुसलमान है तो वो अलगाववादी नेताओं के इन्फ्लुएंस में आ जा रहे थे। तो बहुतों ने उस बीच कश्मीर को छोड़ा। और अगर हम 1981 का सेंसस देखें तो कश्मीर में उस समय 1.25 लाख के आसपास जो आबादी की जनगणना हुई, उसमें उसके मुताबिक 1981 में जो हुई उसमें 1.25 लाख के आसपास कश्मीर में कश्मीरी पंडित और दूसरे हिंदू रहते हैं, ये बताया गया। ऐसे कश्मीरी पंडितों के नाम से अलग से तो डाटा मुझे उपलब्ध नहीं हो पाया, पर 1981 में 1.25 लाख के आसपास रहते थे। तो हम 90 आते आते इसे मान लें, अगर वो बढ़े भी होंगे तो 1.5 लाख के आसपास। तो 1.5 लाख के आसपास कश्मीरी पंडित वहाँ रहते थे 1990 में, और आज भी 30-35 सौ कश्मीरी वहाँ रहते हैं। और बाकियों ने परिस्थिति बिगड़ती देख वहाँ से निकलने का फैसला लिया। ये तो है इतिहास जो कि हुआ है और जिसके बारे में हमें खुल के बात करनी चाहिए, और हमें रास्ते निकालने चाहिए कि ये इतिहास दोहराया ना जाए देश के किसी भी कोने में। किसी एक कोने में कोई मेजॉरिटी है, किसी एक कोने में कोई और मेजॉरिटी है। भारत अपने आप में एक कॉन्टिनेंट जैसा है, और वहाँ हर क्षेत्र में अलग अलग लोग मेजॉरिटी माइनॉरिटी हैं, और हम सबको एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति नहीं आने देनी चाहिए कि किसी को भी अपना घर परिवार, अपना पुश्तैनी मकान छोड़ के जाना पड़े। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए, ना कि इससे हमें एक दूसरे के बारे में नफ़रत अपने मन में
लेनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम इससे सीखें कि हमें उसके लिए खड़ा होना है जिसके साथ कोई खड़ा नहीं है। हमें उसका साथ देना है, क्योंकि कई बार हम न्यूट्रल रहते हैं और हमारे न्यूट्रल रहने का फ़ायदा उनको मिलता है जो अत्याचार कर रहे हैं। हमारे न्यूट्रल रहने का फ़ायदा उन्हें कभी नहीं मिलता जो अत्याचार सह रहे हैं। और अगर उस समय वहाँ की मेजॉरिटी पब्लिक ने मुँह नहीं फेरा होता, वो धार्मिक उन्माद में नहीं आए होते, तो शायद कश्मीरी पंडितों को अपना इलाका नहीं छोड़ना पड़ता। पर उसके बाद वहाँ जो रह गए, जो मुसलमान जिनके लिए कहा जाता है कि जिनने वहाँ से उन्हें निकाला, उनके लिए भी कोई स्थिति अच्छी नहीं रही। ये जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट मैंने आपको बताया, जब ये कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया इन लोगों ने हिंसा करके, उसके बाद पाकिस्तान ने इनकी फंडिंग रोक दी और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की फंडिंग शुरू कर दी। और उन पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेताओं को मारना शुरू कर दिया, ताकि ये जो आवाज़ है कि कश्मीर को आज़ाद करना है ये दबाई जा सके और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना है ये आवाज़ को उठाई जा सके। तो जिनने हिंसा का साथ दिया था वो हिंसा की भेंट चढ़ गए। और आज की तारीख तक लगभग अगर हम डाटा को चेक करें और देखें कि अब तक कितने लोग मर चुके हैं कश्मीर में, पिछले 32 सालों में लगभग 50,000 लोग मर चुके हैं। और 2002 जो कि सबसे हिंसक साल रहा कश्मीर के इतिहास में, उसमें 1008 सिविलियन मरे, जो कि कश्मीर के इतिहास का सबसे ज़्यादा नंबर है किसी भी साल में सिविलियंस के मरने का। और इस प्रकार से कश्मीर अभी भी बुरी परिस्थितियों में है। और मैं यही फिर से दोहराना चाहूँगा कि देश और दुनिया में बहुत से खूनी इतिहास रहे हैं। जेनोसाइड हुआ है बहुत से क्षेत्रों में, यहूदियों का भी हुआ है हिटलर के द्वारा, और कश्मीर में भी हिंसा हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हिंसा अभी भी हो रही है। पर हमको हिंसा से बाहर निकल के आगे का सोचना चाहिए कि आगे हम इसे कैसे सुधार सकते हैं और कैसे जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि एक क्षेत्र में अगर कोई मेजॉरिटी है तो दूसरे क्षेत्र में कोई और मेजॉरिटी है, और ये मेजॉरिटी बनाम माइनॉरिटी की लड़ाई कश्मीर में नहीं थी, कश्मीरी पंडित वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी कश्मीर के भारत में रहने की, भारत समर्थित लोगों बनाम कश्मीर को आज़ाद करने या फिर जो पीछे एजेंडा था उसको फंड करने वालों का कि पाकिस्तान में मिला लेने की। और इसका सिर्फ इसको भुगता है कश्मीर के लोगों ने, चाहे वो पंडित हो या मुसलमान हो। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये जो उन्हें फ़ंड मिल रहे हैं और ये जो उन्हें हथियार दिए जा रहे हैं, इससे उनके अपने लोग ही मर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी इस बात को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, और अगर इसमें कोई ऐसा तथ्य हो जो मुझसे छूट गया हो या गलत हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। धन्यवाद।